हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छा काम कर रहे होंगे, पढ़ाई लिखाई बढ़िया से कर रहे होंगे। ठीक है। फिलहाल ये जो बायोलॉजी का चैप्टर है ये क्लास 12 के बच्चों के लिए है। और जो बच्चे क्लास 12 में गए हैं वो, और प्लस जो बच्चे भले ही टारगेट बैच में हों, भले ही आप टारगेट बैच में हो, लेकिन बेटा अगर आप नीट क्रैक करना चाहते हो तो आपके पास एक प्रॉपर नोट्स होना ही ज़रूरी है। प्रॉपर नोट्स होना चाहिए जिसमें वो सेंटेंस भी लिखा रहे जो समझाया जाता है। ठीक है, क्योंकि अक्सर क्या होता है लेक्चर में समझा के निकल जाता है लोग, ठीक है, वहाँ पे स्टेटमेंट नहीं रहता है, तो आपके लिए अच्छा हो सकता है। और खास साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है टारगेट बैच के सारे बच्चों को जो इसको देख रहे हैं, प्लीज़ आप अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को ज़रूर शेयर करिए और एटलीस्ट हो सके तो सब्सक्राइब करिए। आप सब्सक्राइब तो किए हैं लेकिन उनसे भी बोले सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि इस पर हमेशा लेक्चर में अपलोड करता रहूँगा। आगे चल के हम इस पर फुल लेंथ में कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का पूरा मतलब कि लेक्चर देंगे, बेहतरीन लेक्चर देने वाले हैं। आप मुझे विश्वास रखिए, जो कि आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। आप ज़रूर शेयर करिए, अपना व्हाट्सअप स्टेटस ज़रूर लगाओ, प्लीज़ आप अपना व्हाट्सअप स्टेटस ज़रूर लगाओ। चैनल को प्रमोट करना ज़रूरी है, थोड़ा हेल्प हो जाएगा हमारा भी आगे चल के फ्यूचर में इन केस। फिलहाल चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था हेडिंग जो था क्या है, वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है। अच्छा, क्लोनिंग वेक्टर के पास ये डिफरेंट 4 फीचर होने चाहिए: ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सुटेबल मार्कर, क्लोनिंग साइट और वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल। ये मैंने PBR 322 के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया था। PBR 322 के बारे में क्या क्या होता है, देखो आप ना डेली इसको लिखो, याद करो, केवल नोट्स बना के रखने से फ़ायदा नहीं है, जान लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस किए थे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट का मतलब ये वगैरह वगैरह क्या होता है, ये भी डिस्कस हो गया था। ठीक है। और फिर देन आफ्टर हमने और भी क्या बात कर लिया था बेटा, हाँ, ये प्लेंडोमिक सीक्वेंस क्या होता है ये भी हमने बात कर लिया था। और हमने ये भी बताया था कि व्हाट द मीनिंग ऑफ एटी रिच रीजन, ओरी साइड पर एटी रिच रीजन होने का क्या मतलब होता है, क्या फ़ायदा होता है, मैंने ये भी डिस्कस किया था। आज शुरू करेंगे सिलेक्टेबल मार्कर। देखो, सिलेक्टेबल मार्कर को समझने के पहले आप सबसे पहले एक बात को समझना पड़ेगा, हम सिलेक्टेबल मार्कर क्यों यूज करते हैं। फिलहाल मुझे नहीं बताना चाहिए डिटेल में, लेकिन मैं सोच रहा था कि इसको थोड़ा सा मैं आपको लिए डिटेल कर दूँ सिलेक्टेबल मार्कर के लिए अपने तरीके से। आई होप आपको अच्छा लग जाएगा। तो मैं सोच रहा था इसके लिए मैं आपको एक नया पेज लेता हूँ आपके लिए। ठीक है, फिर सिलेक्टेबल मार्कर आपको समझाता हूँ। सो वेट अ लिटिल, एक पेज लेता हूँ मैं, आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखिए मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो बच्चों, क्या है कि आप बड़ी मशक्क़त, देखो देखो एक वीडियो में एक लेक्चर में ख़त्म नहीं होगा, मैं अभी से बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सिलेक्टेबल मार्कर है, आसान बात नहीं है। देखो, आपने लास्ट टाइम क्या किया, आपने, आपके पास एक सेल था, ठीक है, उसके पास न्यूक्लियस था, उसके पास डीएनए था। आपने सेल को तोड़ा, सेल को तोड़ने के बाद आपको डीएनए मिल गया। डीएनए मिलने के बाद आपने इसके ऊपर लगा दिया क्या, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड एंजाइम अप्लाई कर दिया, जिसके कारण आपको ढेर सारा क्या मिल गया था, याद करो, फ्रेगमेंट्स मिल गया था। और फिर उस फ्रेगमेंट्स का आपने क्या किया था, उस फ्रेगमेंट्स का आपने क्या किया था, सेपरेशन किया था बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इतना तो याद होना चाहिए। आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके सिगमेंटेशन किया और मतलब सेपरेशन किया, तब आपको जाकर कहीं पर एक डीएनए मिलता है। मैंने बताया था एक डीएनए का फ्रेगमेंट मिलता है, वो भी कौन, वो भी उस डीएनए फ्रेगमेंट पर आपका डिजायर्ड जीन है। वो डीएनए फ्रेगमेंट पर क्या है, डिजायर्ड जीन है। मैंने फिर आपको बताया कि बेटा देख, इसको कॉपी करना ज़रूरी है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में हो सकता है ये फेल हो जाए। तो कॉपी करने के लिए मैंने बताया सबसे अच्छा तरीका था कॉपी करने के लिए क्या, कि आपको क्या करना पड़ेगा, बैक्टीरिया के पास जाना पड़ेगा। बैक्टीरिया के पास मेन क्रोमोजोम होता है, मेन क्रोमोजोम के अतिरिक्त इसके पास अपना खुद का क्या होता है, एक एक्स्ट्रा प्लाज्मिड होता है। फिर मैंने कहा बेटा प्लाज्मिड को निकालो। आपने प्लाज्मिड को निकाला, जैसे PBR 322 था, आपने प्लाज्मिड को निकाला। आपने क्या किया, अब यहीं पर ध्यान देना, आपने क्या किया, इस प्लाज्मिड को कट किया। फिर याद करो, आपने प्लाज्मिड को कट किया विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड एंजाइम, आपने प्लाज्मिड को कट कर दिया। और प्लाज्मिड को कट करने के बाद आपने ये प्रयास किया था कि इसके साथ हम क्या करें, आप क्या करें, अपने डिजायर्ड डीएनए को जोड़ दें। इसके लिए यूज करना पड़ेगा आपको क्या, डीएनए लाइगेज एंजाइम। ये तो क्लियर है ना। अच्छा, आपने क्या सोचा कि जब ये हमने प्रोसेस कर दिया है तो हमको क्या मिलने वाला है, आपने क्या सोचा था, आपने यही सोचा था कि सर जी हमको अब क्या मिलेगा, एक प्लाज्मिड मिलेगा, लेकिन उस प्लाज्मिड में क्या मिलने वाला है, ये चीज़ मिलेगा।
जिसका नाम है क्या, डिजायर डीएनए। अब बेटा आप समझो ना, जब आप सोच रहे थे कि यही मिलेगा, जिसको याद करो, जिसको बोलते हैं आरडीएनए, मैंने बहुत दिन पहले बताया था आरडीएनए, क्योंकि दो अलग अलग प्रकार के डीएनए को आपने जोड़ दिया, इसको हम आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। आपको यही चाहिए था, एब्सोल्युटली 100%, हाँ सर हमको यही चाहिए था। तब आप क्या करते, तब इसको वापस से बैक्टीरिया में डाल देते, तो बैक्टीरिया क्या करता, अपनी संख्या बढ़ाता, तो प्लाज्मिड की संख्या बढ़ाता। लेकिन यहीं पर एक प्रोबेबिलिटी आके स्टैंड कर जाती है, एक और नई संभावना। वो नई संभावना क्या है, जरूरी है क्या कि लाइगेज आपके इस डीएनए को इसके साथ ही जोड़ेगा, जरूरी तो है नहीं। हो सकता है कि ये जो प्लाज्मिड कटा हुआ था, मेरी कहने का मतलब क्या है, ये जो प्लाज्मिड है इस प्रकार से कटा हुआ था, हो सकता है इसी प्लाज्मिड को फिर से वो आपस में जोड़ दे, मीन्स रीसर्कुलराइजेशन ऑफ द रीट्रिएटेड प्लाज्मिड। हो सकता है वो प्लाज्मिड को सेम फिर से ऐसे बना दें। तो आपके पास दो डीएनए होने की संभावनाएं हैं, दो प्रकार डीएनए, कौन से, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए और दूसरा, जैसे कि यहाँ लिख सकते हैं हम लोग क्या, नन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सर जी हमारे पास दो प्रकार के डीएनए हो सकते हैं, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए और दूसरा क्या हो सकता है, नन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अभी बात को अगर आप समझने का प्रयास करो, लेकिन एक मस्त वाली बात बताएं, आपने इसको भी इग्नोर किया, आपको नहीं पता, आपने सोचा कि बस हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना होगा, इसको झटपट हम क्या करें, किसके अंदर डाल दें, होस्ट के अंदर। मतलब आपके दिमाग में क्या चल रहा था, होस्ट के अंदर इसको डालो भैया। होस्ट मतलब एक बैक्टीरिया लो, हाँ सही है, ले लिया बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड को, जिसके पास अपना डिजायर डीएनए है, उसको डाल दो, और आपको पता है बैक्टीरिया के पास अपना मेन क्रोमोसोम होगा। लेकिन मैं फिर बोलता हूँ, ज़रूरी है क्या, हो सकता है कि आपने ये सोचकर डीएनए को उसके अंदर डाला, लेकिन ये भी तो हो सकता है बैक्टीरिया कुछ इस प्रकार से बन जाए, इस प्रकार से इन द सेंस, हो सकता है उसके अंदर वो प्लाज्मिड चला जाए जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, जिस पे, हाँ सॉरी बच्चों, ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ, मेरी बात समझने का प्रयास करना। आपके पास दो चांस थे, हो सकता है आपका आरडीएनए बन जाए या तो नन आरडीएनए बन जाए। देखो नन आरडीएनए भी इसको ऐसे ले सकते हो, नन आरडीएनए, ठीक है, एक सेकंड ना, नन आरडीएनए बोल सकते हो। लेकिन अब होस्ट में आपने डाला कि होस्ट भी आपको तीन प्रकार को मिल सकते हैं। अब आप सोचेंगे तीन प्रकार कैसे, भाई हो सकता है कि जिस बैक्टीरिया में आप अपना ये आरडीएनए डालना चाहते हो चला जाए, हो सकता है कि एक बैक्टीरिया में कौन जाए, नन आरडीएनए चला जाए, कौन चला जाए, नन आरडीएनए। लेकिन बेटा ये भी तो हो सकता है कि कोई ऐसे बैक्टीरिया यहाँ पर हों जो, जिनके पास अपना मेन क्रोमोसोम तो भाई पहले से ही है, लेकिन वो प्लाज्मिड को लिए ही न हों, तब ऐसे में आप क्या बोलोगे, ऐसे में आपको बोलना पड़ेगा ना भाई हाँ यहाँ तो तीन चांस बन जाता है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा ये अच्छे से हम क्या है क्लास में समझा सकते हैं बेहतरीन तरीके से, ठीक है, लेकिन अब चूंकि यहाँ पे हमें प्रॉब्लम में समझाना ज़रूरी है। अब देखिए बहुत ध्यान समझना, आपको ये वाला बैक्टीरिया चाहिए, आपको ये बैक्टीरिया और ये बैक्टीरिया नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसका नाम रखूं, इसे बोल सकते हैं आप लोग क्या, ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया, चलो ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया, ठीक है। लेकिन ये दोनों कौन हो जाएंगे, देखा जाए तो सर जी ये नन ट्रांसफॉर्म्ड हैं, नन ट्रांसफॉर्म्ड। अच्छा जिनको ये ना समझ में आता हो कि ट्रांसफॉर्म्ड नन ट्रांसफॉर्म्ड क्या होता है, मैं आपको बता दूं। जैसे कोई बैक्टीरिया है, आप समझने का प्रयास करो, यहाँ पर ये कोई बैक्टीरिया है, ध्यान समझना, बैक्टीरिया है, हाँ ये बैक्टीरिया के पास अपना मेन क्रोमोसोम है। अगर इस बैक्टीरिया के अंदर हमने एक नया जीन डाल दिया, समझने का प्रयास करना, ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब क्या होता है, हमने इसके अंदर कोई जीन डाल दिया, सपोज को इसके अंदर कोई जीन चला गया। अब सेम वही बैक्टीरिया है, हाँ। अब इस बैक्टीरिया के अंदर इनका अपना मेन क्रोमोसोम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
प्लाज्मिड यहाँ पर लगते हैं, प्लाज्मिड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके साथ अब कौन जुड़ गया है? नया जीन। आपको लगता नहीं कि अगर इस किसी भी जीव के अंदर आप एक नया जीन डाल दो तो उसका कैरेक्टर चेंज होगा ना, उसका कैरेक्टर कुछ ना कुछ तो उसका नया कैरेक्टर आएगा। आपको लगता नहीं उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा? ये बोलते ना ट्रांसफॉर्मेशन, खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेना, तो उसी से बना है क्या? ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया। तो आप इससे बोलेंगे कि भैया ये क्या है? ये ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया है, इसने अपने को ट्रांसफॉर्म कर लिया है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? आई होप कि यस। ठीक है, चलिए अब हमको एक बात बताइए, आप लोग सोचिए कि सर ये तो प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे हमें ट्रांसफॉर्म्ड मिल गया है, ये दो ऐसे मिल गए हैं जो कि नॉन ट्रांसफॉर्म्ड हैं। ठीक है, अब एक मज़े वाली बात आपको ये समझना है बेटा, क्या कि ये सारे बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक होते हैं जिसको आप देख नहीं सकते। अगर मैं कहूँ कि बेटा ये बताओ एक बैक्टीरिया है, जरा मुझे आप बताओ उस बैक्टीरिया के अंदर जो जीन आप डालना चाह रहे थे, जिस जीन को आप उसके अंदर डालना चाह रहे थे, वो जीन उसके अंदर गया है कि नहीं गया है? तो आप सच सच बताओ, क्या इस बैक्टीरिया को आप देख पाओगे? आप बैक्टीरिया को नहीं देख पाओगे, साथ ही साथ बेटा आप उसके अंदर जीन को कैसे देख पाओगे? तो अब भला आप ये कैसे बता पाओगे कि कोई बैक्टीरिया है जिसके अंदर अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है और कोई है जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं गया है? इसके लिए आपका क्या विचार है? तो अच्छा, आपको चाहिए क्या? आप यही बोलोगे ना, सर जी एक्चुअली में हमको चाहिए केवल ट्रांसफॉर्म्ड, जो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड वही चाहिए। लेकिन आप ज़रा सोच के देखो कि आपके पास एक बीकर है, ध्यान सुनना, एक बीकर है और इस बीकर में आप तमाम प्रकार के बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे हो, उसका कल्चर करा रहे हो। लेकिन क्या सोचकर? ये सोचकर कि जिस बैक्टीरिया को हम कल्चर करा रहे हैं उसके अंदर अपना रिकॉर्ड, अपना डिजायर्ड जीन है। लेकिन बेटा हो क्या रहा है? उल्टा ही हो रहा है। उल्टा क्या हो रहा है? आपके इस बीकर में, सॉरी, इस बीकर में वो बैक्टीरिया पनप रहा है, वो बैक्टीरिया अपनी संख्या बढ़ा रहा है जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है। ये तो आपको लगता नहीं कि ये आगे चल के आपके लिए बेकार हो जाएगा, यूजलेस? तो ऐसा कई बार बैक्टीरिया का, ऐसा कई बार साइंटिस्ट साथ धोखा हुआ होगा, तो उन्होंने कहा भाई ये तो गड़बड़ है यार, ये तो बहुत गड़बड़ है। और साथ ही साथ माना कि कुछ थे जिनमें ये जीन था और कुछ में नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद भी आप अगर ध्यान दो तो आप 50% फालतू, मतलब 50% जो है आपकी यूजफुल है जो बैक्टीरिया, उसको ग्रो करा रहे हो। लेकिन अभी भी 50% आप उन बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे हो इस बीकर में जो कि यूजलेस हैं। आप गेहूं की खेती करो, आपने गेहूं की बुआई कर दी और पता है 50% गेहूं है और 50% घास फूस वीड्स हैं, तो सही नहीं होगा ना। तो वैसे ही यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है भाई, आगे बैक्टीरिया का कल्चर करने से पहले, बैक्टीरिया कल्चर करने का मतलब बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाने के पहले सबसे पहले हमें एक स्टेप से गुजरना होगा। वो स्टेप का नाम है सिलेक्शन। किसका? सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म या सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, जो रिकॉम्बिनेंट हैं, या कभी कभी बोलते हैं सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, जो ट्रांसफॉर्म्ड हैं और जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड हैं इनको सेलेक्ट करो और सेपरेट करो। फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा ताकि हम अपने इस बीकर में केवल उसी बैक्टीरिया को ग्रो कराएं, केवल उसी बैक्टीरिया को ग्रो कराएं जो 100%, 50 नहीं भाई, नॉट 50%, जो 100% क्या हों? यूजफुल हों। हम इसी को ग्रो कराएं ना भाई अपने बैक्टीरिया, अपने कल्चर मीडियम में। इसीलिए एक नया हेडिंग बनता है, नाम क्या हो जाता है? सेलेक्टेबल मार्कर। तो अगर मैं सिलेक्टेबल मार्कर के बारे में आपसे बोलूँ, व्हाट द मीनिंग ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर, तो आप क्या बोलेंगे? आप साफ साफ यही बोलेंगे, सर जी सिलेक्टेबल मार्कर जीन
वो जीन होता है जिसके द्वारा हम सेलेक्ट करते हैं, जिसके द्वारा हम सिलेक्शन करते हैं कौन हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए लेके बैठा है और कौन नन आरडीएनए को लेकर बैठा है। यूँ कह सकते हो कौन सा बैक्टीरिया हमारा ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका है और कौन सा नन ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका है। मतलब आप ये समझ पाओगे बेटा, आप ये समझ पाओगे कि हम अपने कल्चर मीडियम में भला नन ट्रांसफॉर्म्ड को क्यों ही ग्रुप रहा है। इसके लिए आपके इस एनसीईआरटी में, क्लास 12 के एनसीईआरटी में 2 प्रकार की जीन दिया गया है। एक जीन का नाम है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। क्या नाम होगा? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होगा एक का नाम। और दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक है कलर प्रोड्यूसिंग जीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन और दूसरा क्या है? कलर प्रोड्यूसिंग जीन। और ख़ास करके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो आपकी PBR 320 पर होता है वो 2 होता है। एक होता है AMPR ऐसे लिखा होता है, ठीक है, जिसका पूरा नाम हो जाता है क्या? एम्पीसिलिन, जिसका पूरा नाम है एम्पीसिलिन ड्रग रेजिस्टेंट जीन। और दूसरा जो नाम है उसका नाम है टेट-आर जीन, ऐसे लिखा होगा टेट-आर जीन। टेट-आर मतलब फुल फॉर्म इसका हो जाता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होता है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी कह सकते हैं। फिलहाल बेटा देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये नोट्स का सेशन था, मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हेडिंग हो जाता है, सब बच्चे जल्दी से नहीं समझ पाते आसानी से। आप समय देंगे तो मैं समझा पाऊँगा। देखते हैं आपका लाइक एंड कमेंट कुछ तो आए, समझ में आए कि आपको फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और दूसरा है कलर प्रोड्यूसिंग जीन। कलर प्रोड्यूसिंग जीन के लिए आपको बताऊंगा मैं एक दूसरा PUC8 या PUC9 प्लाज्मिड यूज होता है। क्या? PUC8 PUC9 प्लाज्मिड यूज होता है, जिस पर एक जीन होता है कलर प्रोड्यूसिंग जीन, जिसका नाम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन। देखो, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन वास्तव में इसका जो नाम है लैकोप्रान मॉडल में दिया गया है, आपने पढ़ा होगा ना भाई, बिना पढ़े यहाँ तो आएंगे नहीं। लैकजेड जीन, याद करो, इस लैकजेड जीन से ट्रांसक्रिप्शन होता था, फिर ट्रांसलेशन होता था, एक एंजाइम बनता था जिसका नाम था बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता था? याद करो, लैक्टोज जो कि एक प्रकार का डाइसैकेराइड होता है, उसको ये हाइड्रोलाइज करता है, तोड़ता है, किस में तोड़ता है बेटा? लैक्टोज और प्लस किस में? ग्लूकोज में तोड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अभी तुम्हें कुछ नहीं बताया भाई, अभी सेलेक्टेबल मार्कर का आपने केवल क पढ़ा है, क मतलब केवल ए पढ़ा है, मतलब केवल आपने 1 पढ़ा है भाई। अभी 100 तक पहुंचने के लिए, जेड तक पहुंचने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। इसमें मैंने केवल ये बताया है कि सेलेक्टेबल मार्कर का मतलब क्या है। हम मार्क जिसके द्वारा हम चिन्हित कर सकें, मार्क लगा सकें, निशान लगा सकें, भैया यही अपना ट्रांसफॉर्म्ड है और दूसरा नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है। तो कितने जीन आपको पढ़ने हैं? 2। एक हो गया क्या? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, दूसरा हो गया कलर प्रोड्यूसिंग जीन। इसी में एक टर्म आएगा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है। मैं इसको अच्छे से बताऊंगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, मैं इस हेडिंग को बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ। सो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़रूर समझिएगा और बेहतरीन समझाऊंगा 100%। ओके, प्लीज़ बच्चों, अगर आपको लगता है कि आपको समझना है तो आई जस्ट नीड कमेंट। आप कमेंट करो प्लीज़, लाइक करो और शेयर करो, मेरा मनोबल बढ़ाओ यार बच्चों, प्लीज़, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। अभी सब्सक्राइबर केवल इतने ही हैं 111 111, कोई दिक्कत नहीं मुझे। कम सब्सक्राइबर में चाहो तो आज बढ़ सकते हैं, 1000 2000 3000 जो ही हो जाएंगे, बहुत पहचान है बच्चों में। लेकिन क्या मतलब होगा फालतू, जब यूज नहीं है तो मैं आपका वेट कर रहा हूँ। आप प्लीज़ शेयर करें, हो सकता है किसी का आवश्यकता पड़ जाए तो सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू। हो सकता है आपको टूटा फूटा शब्द समझ में आया होगा, ठीक है।
लेकिन मैं अगले क्लास में इसको और अच्छे समझाऊँगा। ओके, थैंक यू।